किसी चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का मतलब उसको विज्ञान के जटिल सूत्रों में देखना, बिना वजह ही उसकी खाल उधेड़ देना, यह नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि विज्ञान की दृष्टि से देखने का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए, आपको किसी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में ज़बरदस्ती अतिरिक्त जानकारियाँ इकट्ठी कर करके उसका विश्लेषण करते जा रहे हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण में सबसे पहले यह तय किया जाता है कि क्या चीज़ करनी है, किस चीज़ का पता लगाना है, उसके बाद में ही उसको किया जाता है। कोई बात है साधारण सी और उसमें ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति मैथ का सूत्र लगा रहा है, कोई साइंस के जटिल नियमों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसा करना वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होता। हाँ, ज़रूरत होने पे प्रयोग करना पड़े तो करो, और ज़रूरी नहीं है कि वैज्ञानिक विश्लेषण विज्ञान की चीज़ों का ही हो। दुनिया की कोई भी समस्या हो उसे वैज्ञानिक तरीके से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक तरीके से जांचने परखने का क्या फ़ायदा होता है वह मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि कोई घटना घटती है। अब इस घटना के बारे में 4 व्यक्ति जानकारी रखते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे इस घटना के बारे में एक सपना आया था। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने इस घटना के बारे में बातचीत करते हुए 2 लोगों को सुना था। तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने इस घटना के बारे में समाचार पत्र में पढ़ा था या मोबाइल पर देखा था। चौथा व्यक्ति कहता है कि जहाँ पर यह घटना हुई थी वहाँ पे मैं उपस्थित था और मैंने पूरी जांच पड़ताल करके इस पूरी घटना को समझा था। तो इन चारों व्यक्तियों में से आप घटना के बारे में जानकारी लेने के हिसाब से किस पर सबसे ज़्यादा यकीन करेंगे? बिल्कुल सीधा सा जवाब निकल कर आता है कि वह व्यक्ति जो खुद घटना के समय वहाँ पे उपस्थित था, जिसे पूरी घटना स्पष्ट है, जिसने खुद विश्लेषण किया था, हम उस व्यक्ति पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति किसी घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। कोई धार्मिक दृष्टिकोण से देखता है, कोई नैतिक दृष्टिकोण से देखता है, या कोई अपने विकृत दृष्टिकोण से देखता है, या कोई अपने कुछ ज़्यादा ही भोले दृष्टिकोण से देखता है। लेकिन किसी भी घटना को समझने के लिए किसी एक चीज़ की तरफ झुककर उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें सारी घटना स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। हमें वास्तव में उस घटना का मतलब समझ में आने लग जाता है, क्योंकि विज्ञान का दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण है। मतलब यह किसी एक नज़र से नहीं देखता, यह सभी प्रकार के दृष्टिकोणों को अपने सामने रखता है, उनकी जांच करता है, और फिर जब तक कि घटना स्पष्ट नहीं हो जाती या प्रमाणित नहीं हो जाती तब तक उस पर यकीन नहीं करता है, तब तक उसके बारे में अपने विचारों को रोके रखता है, स्थगित रखता है, कोई भी फाइनल विचार नहीं निकालता है। विज्ञान यह नहीं कहता कि मेरा किया गया प्रत्येक फैसला अंतिम होता है। विज्ञान कहता है कि अब तक की जानकारी के आधार पर, अब तक के देखे गए दृष्टिकोणों के आधार पर मैंने ये फैसला किया है, लेकिन यह भविष्य में जाकर गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि क्या पता भविष्य में नई जानकारियाँ प्राप्त हो जाए या सिचुएशन कुछ और हो जाए और नए दृष्टिकोण प्राप्त हो जाए। लेकिन विज्ञान बिना किसी अहंकार के सही चीज़ को स्वीकार करता है और अपनी गलती को सही साबित करने का प्रयास नहीं करता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ये स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का फैसला विश्वास या श्रद्धा के आधार पर नहीं होता, बल्कि सबूत के आधार पर होता है। विज्ञान सबूत मांगता है। विज्ञान कहता है कि या तो हमें सबूत दे दो या हमें अनुभव करने का जरिया बता दो। अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह अपने इंसान होने का सबूत मिटा रहा है। कोई भी जानवर पेड़ के नीचे बैठे बैठे या आसमान की तरफ देखते देखते यह विचार नहीं करता कि अरे यार पेड़ की पत्तियां हिल क्यों रही है, कि अरे यार पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरता है,
अरे यार, ये आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है। कोई भी जानवर ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन इंसान ऐसा कर पाता है। और अपनी इस क्षमता के बावजूद भी यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वह अपने आप को इंसान मान ही नहीं रहा। हम में और जानवरों में फ़र्क किस बात का है? हम में और जानवरों में फ़र्क इसी बात का तो है। और हम जागरूक रह सकते हैं, अपने विचारों को और सोच को देख सकते हैं। कोई भी जानवर कभी भी खुद पे सवाल नहीं करता है, लेकिन मनुष्य खुद पे सवाल कर सकता है। एक बार की बात है, वैज्ञानिक सीवी रमन इंग्लैंड जाने वाली एक नाव में बैठे हुए थे। वो जब भी इंग्लैंड जाते थे तो इस नाव में बैठे बैठे वे कभी नीले आसमान को देखते थे तो कभी नीले समुद्र को देखते थे, लेकिन कभी भी उनके दिमाग में इन चीज़ों को लेकर यह नहीं आया कि हे ईश्वर, आपकी कितनी अद्भुत रचना है, आपने क्या चीज़ बनाई है, मज़ा आ गया। बल्कि उनके दिमाग में एक बात चलती रहती थी कि इस आसमान का रंग नीला ही क्यों दिखता है, या समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों दिख रहा है। उन्होंने इस राज का पता लगाने की कोशिश की और उनकी बदौलत रमन इफेक्ट की खोज हुई। विज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। फिर इस जिज्ञासा के माध्यम से धीरे धीरे वह व्यक्ति किसी चीज़ का निरीक्षण करता रहता है, मतलब उसे ध्यान से देखता रहता है और बार बार प्रश्न कर करके उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। डॉक्टर सीवी रमन के अंदर भी जिज्ञासा पैदा हुई कि आसमान का रंग नीला क्यों है, और इसी जिज्ञासा का प्रश्न ढूंढते ढूंढते उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज कर दी। रमन इफेक्ट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने के लिए 5 हिस्से होते हैं। पहला निरीक्षण, दूसरा तर्क, तीसरा अनुमान, चौथा प्रतीति और पांचवा परीक्षण। यदि मैं इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है, सभी पहलुओं को सामने रख दिया जाता है और बिना किसी राय के निष्पक्ष रूप से उन्हें देखा जाता है, यानी कि निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसके बाद में प्राप्त सूचनाओं पर तर्क वितर्क किया जाता है कि वास्तव में घटना किस प्रकार से हो सकती है, यह किस प्रकार से हुई होगी। फिर घटनाओं पर तर्क वितर्क करने से जो जानकारी प्राप्त होती है उनकी एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए अनुमान लगाया जाता है। फिर इसके बाद में अनुभव प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्रतीति होती है। और फिर इसके बाद में प्रयोग के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है, यानी टेस्टिंग की जाती है। और इस टेस्टिंग करने को ही परीक्षण करना कहा जाता है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि प्रत्येक चीज़ का निरीक्षण नहीं किया जा सकता, मतलब प्रत्येक चीज़ को सामने प्रस्तुत करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण असफल हो जाता है? तो मैं कहना चाहूँगा कि नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तर्क पद्धति और अनुभव पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस स्थिति के उदाहरण के रूप में मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि कल सुबह मैं तेरे पास आऊँगा। तो ऐसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति कभी भी यह नहीं पूछता है कि कल सुबह नहीं हुई तो कैसे आएगा, मतलब कल सुबह नहीं हुई तो तुम नहीं आओगे, है ना। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रश्न पूछना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कल की चीज़ का निरीक्षण अभी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में तर्क पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तर्क किया जाता है कि इतने करोड़ों सालों से रोज़ाना सुबह और रात हो रही है, मतलब यह प्रकृति का एक निश्चित नियम है, तो इस हिसाब से कल भी सुबह ज़रूर होगी। इस प्रकार से यहाँ से एक अनुभव प्राप्त कर लिया जाता है कि हाँ भाई, कल भी सुबह अवश्य होगी। किस आधार पर? पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करके, उसका विश्लेषण करके, उस पर तर्क वितर्क करके इस बात का पता कर लिया जाता है और अनुभव प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ जो घटना हुई वह भी एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना ही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सवाल करे
कि क्या ब्रह्मांड में मनुष्य की तरह किसी अन्य ग्रह पे भी जीवन है? तो ऐसी स्थिति में पूरे ब्रह्मांड की जांच तो की नहीं जा सकती और प्रत्येक ग्रह पे जाकर तो देखा नहीं जा सकता कि जीवन है कि नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का तो कोई अंत नहीं है। तो क्या इस हिसाब से यहाँ पे विज्ञान असफल हो जाता है? नहीं, इस जगह पे विज्ञान तर्क का इस्तेमाल करता है कि यदि पृथ्वी पे जीवन है तो हो सकता है कि उस अनंत ब्रह्मांड में भी पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह हो जिन पर पृथ्वी के जैसा ही जीवन चल रहा है। ऐसी जगह पे विज्ञान विनम्र हो जाता है, वह सीधा स्पष्ट कह देता है कि अब तक की जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है, लेकिन इसके होने की संभावना है। देखो, विज्ञान यह नहीं कह रहा कि है कि नहीं है, वह कह रहा है कि संभावना है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह विषय जिज्ञासा का है। जो चीज़ें आज विज्ञान की दृष्टि से साबित नहीं हो पा रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो आने वाले समय में भी साबित नहीं हो पाएगी या विज्ञान उन्हें साबित नहीं कर पाएगा। विज्ञान मानता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा, कोई ना कोई नियम तो ज़रूर होगा ही। आज नहीं तो कल उसका पता चल ही जाएगा। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि आज से कई सालों पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। इस प्रकार जो भी चीज़ें अभी तक साबित नहीं हुई हैं वो समय के साथ में साबित होने लग जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं किया जाता, वो अनुभव पे आधारित होता है, सबूत मांगता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी बीमारी की दवा दी गई, वह ठीक हो गया। विज्ञान यहाँ इस बात पे यकीन नहीं करता कि उस पर ईश्वर की कृपा थी या वह एक अच्छा इंसान था, इस वजह से उस पर दवा काम कर गई, या फिर वो एक बुरा इंसान था, इस वजह से उस पर दवा काम नहीं की। बल्कि विज्ञान कहता है कि यदि यह दवा इस इंसान पे काम कर रही है तो वो प्रत्येक इंसान पे काम करेगी। बीमारी अलग होगी, बीमारी का पता नहीं होगा, ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीमारी अगर वही होगी तो ये निश्चित रूप से काम करेगी। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होता है। जैसे अगर आपको एक और उदाहरण दूं तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है। तो चाहे आप संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना शुरू होगा। पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से वहाँ पर पानी 110 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू नहीं होगा। या अमेरिका में लोग मांस ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से वहाँ पे पानी 90 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होगा। ऐसा नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस वाला नियम पूरी दुनिया में काम कर रहा है। और जैसे कुछ परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, तो ऐसी स्थिति में पानी कम ताप पर भी उबल जाता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे 71 डिग्री के आसपास ही पानी उबलने लग जाता है। तो क्या विज्ञान का नियम यहाँ पे फेल हो रहा है? नहीं, यहाँ पे विज्ञान का नियम फेल नहीं हो रहा। यहाँ पर भी वही नियम काम कर रहा है कि ऊपर जाने पे दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का उष्मांक भी बदल जाता है। और चाहे आप भारत देश की किसी भी ऊंची जगह पर जाओ या आप अमेरिका देश की किसी भी ऊंची जगह पर जाओ, चाहे आप धरती के किसी भी कोने की ऊंची जगह पे जाओ, यह नियम समान ही रहेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार विज्ञान के जो नियम होते हैं वो वैश्विक होते हैं, मतलब पूरे विश्व के लिए काम करते हैं और पूरे विश्व में काम करते हैं और बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। जैसे कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो अब चाहे वस्तु कोई सी भी हो, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ वो वस्तु नहीं जलेगी। अगर हम किसी मोमबत्ती के ऊपर कोई बर्तन रखेंगे तो वह मोमबत्ती तब तक ही जलेगी जब तक कि उस बर्तन में ऑक्सीजन है। जैसे ही उस बर्तन की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी वो बुझ जाएगी। और यह प्रयोग आप चाहे संसार के किसी भी कोने में करो, परिणाम समान ही होगा। इस प्रकार विज्ञान स्पष्ट ज्ञान पे भरोसा करता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि जो चीज़ अस्पष्ट है उस पर विज्ञान भरोसा नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में विज्ञान धैर्य रखेगा और जब तक कि वो चीज़ स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक वो उस पर यकीन नहीं करेगा। जब कोई वैज्ञानिक सिद्धांत दिया जाता है तो उसकी अलग अलग परिस्थितियों में जांच की जाती है और फिर उसके बाद में ही कोई सिद्धांत मान्य किया जाता है। जैसे कि हम सामान्य रूप से कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु धरती की तरफ आकर्षित होती है। यदि हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकें तो वो नीचे आएगा, हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकें तो वो नीचे गिरेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। लेकिन कोई व्यक्ति सवाल उठा सकता है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो तो ऊपर की तरफ ही जाता है, वो नीचे क्यों नहीं आता? क्या उस पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है? तो ऐसी स्थिति में विज्ञान बताता है कि उस गुब्बारे पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, लेकिन उसके ऊपर उठने का कारण कुछ और है। तो इस प्रकार सभी तरफ से चीज़ों को जांचा जाता है और उसके बाद में ही कोई सिद्धांत दिया जाता है, और उसके बाद में यह छूट भी दी जाती है कि आने वाले भविष्य में यह सिद्धांत गलत भी हो सकता है। अब तक के प्रयोगों के आधार पे, अब तक की जानकारी के आधार पे, अब तक के अनुभवों के आधार पे यह सही है, लेकिन यही अंतिम सत्य है, हम यह नहीं कह सकते। विज्ञान हमेशा विनम्र रहता है। तो मैंने अब तक जो बातें बताई वह मैंने आपको यह समझाने के लिए बताई थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को जांचने का तरीका क्या होता है, यह विज्ञान किस प्रकार से चीज़ों को जांचता है। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को जांचने के कुछ फ़ायदों के बारे में चर्चा करते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली विशेषता, जैसा कि मैंने उदाहरण के माध्यम से यह समझा दिया कि ज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त करने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य हमेशा से ही जिज्ञासापूर्ण प्राणी रहा है, और यदि मनुष्य की जिज्ञासा पूरी नहीं होती है तो उस मनुष्य को बेचैनी होती है, और उस बेचैनी को दूर करने के लिए मनुष्य अपनी जिज्ञासा को पूरी करने का प्रयास करता है, शांत करने का प्रयास करता है। ऐसे में मनुष्य के पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होती है श्रद्धा और दूसरी होती है वैज्ञानिक पद्धति। श्रद्धा में व्यक्ति ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करता, वह बस मान लेता है कि ऐसा है, और वैज्ञानिक पद्धति में व्यक्ति परतों को खोलना शुरू करता है और उन्हें समझना शुरू करता है, और जब तक कि कारण स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वो नहीं मानता है। दूसरी विशेषता, धार्मिक श्रद्धा तर्क पे आधारित नहीं होती है। दुनिया में कोई घटना घटती है तो वो उसका मतलब शास्त्रों के अनुसार निकालते हैं, या पहले से लिखी हुई या प्रमाणित कही जाने वाली चीज़ों के आधार पर निकालते हैं, और वे यकीन दिलाते हैं कि ये सब भगवान ने प्रदान किए हैं, इसीलिए इन पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रद्धा ज्ञान प्राप्त करने का विश्वसनीय तरीका नहीं है, क्योंकि आज जो चीज़ हमें सही लग रही है वो हमें सही इसीलिए लग रही है क्योंकि हमें उसके बारे में अभी तक सीमित जानकारी प्राप्त है। जब हमें भविष्य में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी तो हो सकता है वो चीज़ गलत साबित हो जाए, हमारा विश्वास गलत साबित हो जाए। इसीलिए किसी भी चीज़ को अंतिम सत्य मानकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सत्य पे समय का प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ चीज़ें विज्ञान ने भी शाश्वत सिद्ध कर दी हैं, कालजयी सिद्ध कर दी हैं, जिन पे समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जिन पर पड़ता है उनको तो हमें समय और स्थिति के हिसाब से जांच लेना चाहिए। विज्ञान शब्दों की दुनिया पे भरोसा नहीं करता, विज्ञान अनुभव की दुनिया पे भरोसा करता है। और अगर अनुभव में भी किसी इंद्रिय की वजह से कोई गलती हो जाए या भ्रम हो जाए तो उसे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करने के बाद ही विज्ञान किसी चीज़ को मानता है। तीसरी विशेषता, श्रद्धा रखने वाले लोग मानते हैं कि यह संसार कुछ ईश्वरीय नियमों पे चलता है, और कुछ लोग यह कहते हुए भी पाए जाते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि संसार प्राकृतिक नियमों पे काम करता है और एक मनुष्य प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। सब कुछ नियम और व्यवस्था
प्रकृति की ही देन है। किसी अन्य बाहरी शक्ति का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। चौथी विशेषता, कुछ लोग मानते हैं कि अंतिम सत्य को केवल साक्षात्कार के द्वारा ही जाना जा सकता है, तत्व ज्ञान के आधार पर ही जाना जा सकता है। लेकिन विज्ञान तत्व ज्ञान जैसी चीज़ों को नकारता है, क्योंकि इस चक्कर में किसी को ज्ञान मिले या ना मिले, लेकिन अधिकतर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खराब जरूर कर लेते हैं। और लोग यह भी कहते हैं कि सभी लोग यह नहीं कर सकते। कुछ लोग ऊंचे होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। जो लोग ऊंचे होते हैं वे साक्षात्कार करते हैं, और जो लोग नीचे होते हैं वे उनका अनुसरण करते हैं। ऊंचे लोग जैसी बातें कह देते हैं वे उनको पत्थर की लकीर समझ लेते हैं और उनके हिसाब से ही व्यवहार करते हैं। लेकिन विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता। विज्ञान को तो प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए, और प्रयोगों द्वारा उस बात को सिद्ध करके दिखाए ऐसा बंदा चाहिए। ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, और जो इस बात का समर्थन करता है कि ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, विज्ञान उसका समर्थन नहीं करता। सीधे शब्दों में समझाऊं तो विज्ञान वस्तुनिष्ठ ज्ञान अर्थात निष्पक्ष ज्ञान का समर्थन करता है, लेकिन विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष की राय पर आधारित ज्ञान को प्रमाणित नहीं मानता। विज्ञान इन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करता है कि कोई चीज़ संसार को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है या वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तरीका और इसकी विशेषताएं बिल्कुल आसान भाषा में समझा दी होगी और आप समझ भी गए होंगे। मैं ज्ञान को सरल भाषा में सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूँगा।